हेलो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम में हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। दोस्तों, पहले जो था शिक्षा वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। सूची तीन प्रकार का होता है। एक होता है केंद्र सूची। दोस्तों, जो केंद्र सूची होता है इस पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। एक होता है राज्य सूची, और राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। केंद्र सूची। एक होता है समवर्ती सूची। क्या होता है, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में केंद्र प्लस राज्य दोनों मिल करके कानून बनाता है। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1976। 42वां संविधान 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। और खाली शिक्षा को ही नहीं रखा, टोटल 5 चीज़ को रखा समवर्ती सूची में। शिक्षा, अब आप नोट करते चलिए, शिक्षा को तो रखबे किया, शिक्षा के साथ साथ पहला शिक्षा, दूसरा माप तौल। माप तौल का भी काम जो है अब किस में आ गया, माप तौल हो गया, या जनसंख्या नियंत्रण। इन सब पर कानून किसका होता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके ये सब कानून पर निर्णय लेता है। या हो गया माप तौल शिक्षा, माप तौल, या हो गया वन का रक्षा करना, या वन्य जीव। ये सब पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब क्या हो गया है, समवर्ती सूची का विषय हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। दोस्तों, भारत का संविधान में कहता है कि संशोधन का प्रावधान कहाँ है, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 368 में बताया गया है कि संशोधन किया, हमारे संविधान में समय आने पर संशोधन किया जा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, संविधान संशोधन का जब भी बात हो या प्रावधान हो तो आपको याद रख लीजिएगा कि संविधान संशोधन का प्रावधान भारत ने किस देश से लिया था। तो भारत ने किस देश से लिया था, तो भारत ने लिया था दक्षिण अफ्रीका से। किससे लिया था, दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन का प्रावधान को लिया। ये बात आपको याद रहेगा। और पूछेगा कि संविधान में संशोधन जो है यह किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। और किस भाग के तहत किया जाता है, तो भाग 3। जबकि टोटल भाग कितना है, 22 भाग है टोटल। संविधान में पूछा टोटल भाग कितना है, 22 भाग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं, कैसे करते हैं, स्वयं सेवी अंशदानों से, संपत्ति कर से, स्थानीय कर से, सरकारी अनुदानों से। हाँ, तो ये सरकारी अनुदानों से करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज स्थान, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये पूछेगा किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल दोस्तों इसका है, ये आप आर्टिकल समझिए, आर्टिकल 143, ठीक है। और ये पूछेगा संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है, तो संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। भाग 3 में इसका उल्लेख है। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में लगाया गया। कहाँ लगाया गया था, नागौर जिला में लगाया गया था। किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा लगाया गया था। इतनी सारी बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बच्चा ये सब प्रश्न को जानता है
कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंट बेटन था। हाँ, अगर इसी में क्वेश्चन घुमा के अगर पूछ लेता स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आपका आंसर आ जाता CR गोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी। अच्छा, थोड़ा सा लॉर्ड क्लाइव के बारे में बताते हैं। लॉर्ड क्लाइव यही व्यक्ति है जिन्होंने अंग्रेज़ों को बंगाल में मजबूती प्रदान किया, और इन्होंने ही तो सिराजुद्दौला को कौन हराया था, यही रॉबर्ट क्लाइव हराया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। देखिए दोस्तों, एक होता है अंगीकृत होना। अंगीकृत का मतलब हो गया कि कोई चीज़ बन करके तैयार हो गया, ठीक। तो हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था, लेकिन इसको लागू कर दिया था कब, 26 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन पूछा भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में कब आया, मतलब कब लागू हो गया था पूर्ण रूप से, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ होगा। तो यहाँ पर 1949-50 ऐसे कहाँ दिख रहा है, 26 जनवरी यहाँ पर 26 जनवरी है, लेकिन 1948 है, हैं 26 जनवरी 50, 26 जनवरी 50 है। इसका ऑप्शन नंबर एक क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया। भारत का संविधान जो था दोस्तों, संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, और संविधान सभा में उत्तर भारत के भी लोग थे और दक्षिण भारत के भी लोग थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का संविधान किसने अंगीकृत किया, भारत का जनता ने, भारत का संसद ने, या संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, या कैबिनेट ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का संविधान मैंने आपको बताया कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था, यानी कितना दिन में हमारा संविधान बन चुका था। तो हम लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 महीना 17 या 18 दिन में हमारा संविधान बन गया था, किसके द्वारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछ लेगा कि भारत का संविधान कितना देश से लिया गया है, तो टोटल 60 देश से लिया गया। कितना देश से, 60 देश से लिया गया है। पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। और साथ साथ पूछ ले कि फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो USA अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार टोटल 60 देशों से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आपातकाल की अगर बात करें तो आपातकाल के समय व्यक्ति का सभी अधिकार खत्म हो जाता है, लेकिन 2 ही अधिकार आपका जिंदा रहता है, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी। अगर मान के चलिए कोई आपका मर्डर कर देगा, अब कुछ नहीं कीजिएगा, अब मदद करने के लिए गए थे तो आपको कुछ हो गया या मर गए या कुछ भी हो सकता है, तो ये अधिकार आपको दिया गया है, ये अधिकार आपको नहीं छीना जाता है। तो पहले जो मूल अधिकार, अच्छा मूल अधिकार पूछेगा टोटल कितना है, तो पहले मूल अधिकार 7 गो था। कितना था, 7 गो था, लेकिन अब मूल अधिकार में एगो घट गया है, तो अब 6 गो हो गया। क्या गो हो गया है, 6 गो हो गया। 6 गो कौन कौन, 6 गो हो गया है। और जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, कौन था, संपत्ति का अधिकार। और इस मूल अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार कर दिया गया है, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार, यदि सांसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है तो क्या मौलिक अधिकार निलंबित हो सकती है? ऑप्शन 2 में है, यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रीय इस हेतु आदेश जारी कर सकते हैं, इनका निलंबन कभी भी नहीं हो सकता है। तो मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? सांसद के द्वारा नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ये भी मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय आदेश द्वारा कर सकता है। इनका निलंबन कभी नहीं होता है। ऑप्शन क्या होगा? आपको जन्म से जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो कभी खत्म नहीं होगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? हाँ, आपातकाल के दौरान याद रख लीजिएगा 20 और 21 नहीं होगा, बाद बाकी और सब आपातकाल जिंदा रहता है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। 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 सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? दोस्तों, अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति को पालन कौन किया था? बलबन ने किया था। और बलबन के बारे में कहा जाता है कि ये लाशों का सीढ़ी बनाकर गद्दी पर बैठा था। तो ये तो रहा इसका आंसर। और भी मैं आपको बताता हूँ, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इसका पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? हसन खां। ये सूर्य वंश का स्थापना किया था। अगर बात करें कि इसका बचपन का मूल नाम क्या था, तो फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां नाम था। इसका बेटा का नाम था इस्लाम शाह। क्या नाम था? इस्लाम शाह। इसे पागल सुल्तान, अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक को देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसको सपनशील बादशाह कहते हैं, या पागल सुल्तान कहते हैं, या सनकी सुल्तान कहते हैं, या विद्वान मूर्ख कहते हैं, या रक्त पिपासु सुल्तान कहते हैं। तो इतने सारे नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था। कहाँ किया था? दिल्ली से दौलताबाद किया था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेज़ों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन किसका है? यह कथन पीर अली खान का है। किसका है? पीर अली खान का है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ मैं आपको बताता हूँ। भगत सिंह का क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह दिया था। अब ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या दिल्ली चलो। एगो छूट गया है दोस्तों, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कि दिल्ली चलो। तो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो, ये सब नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल रहे थे उन सारे प्रश्न को मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? दोस्तों, मराठा का मैकियावेली हम लोग किसको कहते हैं? दोस्तों, मराठा का जो मैकियावेली हम लोग कहते हैं, नाना फडणवीस को कहते हैं। इसका मूल नाम कहे तो इसका नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु नाम था। इतना बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं, तो भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहते हैं। कौटिल्य का किताब का नाम कौन है? अर्थशास्त्र। कौन नाम है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र से हमको किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों सिख धर्म में होता है पाहुल। पाहुल होता है, एक प्रथा होता है, वो शुरुआत किया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह का जन्म का 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना सिटी में हुआ था। ये बात याद रख लीजिएगा। और गुरु गोविंद सिंह ने याद रख लीजिएगा कि 1699 में, कब? 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और इसकी मृत्यु कब होगी? नांदेड़ में होगी 1708 ईस्वी में। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो वो किया गया था 1781 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। दोस्तों कलकत्ता को हम लोग कहते हैं महलों का शहर। क्या कहते हैं? महलों का शहर हम लोग किसको कहते हैं? कलकत्ता को कहते हैं। और ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, कलकत्ता में ही पहली बार सूती मिल का कारखाना कहाँ लगा था? कलकत्ता में लगा था। कब? 1854 में। सूती मिल फैक्ट्री 1854 में डाबर जी नाना द्वारा लगाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि दास प्रथा जो था उसका जो अंत किया गया था 1843 में किया गया था। कब किया गया था? 1843 में किया गया था। अब 1843 में किसका कार्यकाल था? विलियम बेटिक का, या लॉर्ड ऑकलैंड का, या लॉर्ड एलनबरो का? हाँ, लॉर्ड एलनबरो का। इस समय इसी का कार्यकाल था 1843 के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना दोस्तों किया गया था दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। वो कब किया गया था? 1887 में किया गया था। और कब? इंग्लैंड से ही इन्होंने यह काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा, मदन मोहन मालवीय को हम लोग महामना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महामना के नाम से जानते हैं। और मदन मोहन मालवीय वही व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया था? 1916 में BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था। तो दादा भाई नौरोजी वह व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना पूछेगा कि किस भारतीय ने किया था, तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी ने किया था। उस समय कितना बताया था? 20 रुपया बताया था। और उसका किताब का नाम था द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों फैजाबाद में पूछ रहा है कि फैजाबाद में 1857 के क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? मतलब 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो उसने किया था, कौन किया था दोस्तों? मौलवी अब्दुल्ला ने किया था। कौन किया था वहाँ से? मौलवी अब्दुल्ला ने किया था। अच्छा, और भी मैं आपको बताता हूँ। खान बहादुर खां कहाँ से किया था? ये बरेली से किया था। लियाकत अली प्रयागराज से किया था। अच्छा, नाना साहब याद रख लीजिए, काना नाना। तो काना कौन? नाना। तो नाना साहब कहाँ से कर रहा था? कानपुर से। याद रहेगा। चलिए, और लखनऊ से कौन कर रही थी? तो बेगम हजरत महल। झांसी से कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो चलिए इसलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर सीधा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार कर लिया था? तो दोस्तों इसको स्वीकार 6 जून 1946 को ही मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। अगर बात करें कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। आगा खां और
सलीमुल्लाह खान ने किया था, दोनों मिल करके किया था मुस्लिम लीग का स्थापना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? हाँ, जिन्होंने भगत सिंह को फांसी दिया था उसका नाम क्या था? दोस्तों उसका नाम था जस्टिस हिल्टन। तो भगत सिंह के साथ साथ किसको फांसी दिया गया था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया 1931 को दिया गया था। तो कौन क्या दिया था? जस्टिस हिल्टन। तो यहाँ जेसी हिल्टन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भगत सिंह का नारा याद रख लीजिएगा, भगत सिंह का नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। और इसके बारे में याद रख लीजिएगा, इन्होंने नौजवान सभा का स्थापना किया था। किसका? नौजवान सभा का स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोस्तों इसका एक ट्रिक है कि लड़का है वो है, इसका नाम क्या है? मोहना। क्या नाम है? मोहना। मोहना जो है पंडित है। क्या है? मोहना पंडित है। पंडित है तो पंडित रोज सुबह सुबह स्नान करता है। क्या करता है? सुबह सुबह स्नान करता है और अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है। तो स्नान से याद रख लीजिएगा स्नानागार। चाहे अब सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार पूछे तो आंसर क्या आएगा? मोहनजोदड़ो। अच्छा, पंडित है तो भोजनों तो ज़्यादा करता था, तो वो दबा के खाता था, तो याद रखना है क्या? अन्नानागार। अगर क्वेश्चन यही में पूछ देता सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नानागार, विशाल अन्नानागार कहाँ से मिला, तो क्या हो जाता है आंसर? मोहनजोदड़ो हो जाता। अच्छा, जब वो दबा करके खाना खाता था, लेकिन उसमें एक लक्षण था। क्या था? वो डांस देखने का बड़ा शौक था, तो इसलिए वो डांस देखने का शौक था, तो कांसे की मूर्ति का क्या पूछ लेता है? कांसे की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? ये किया गया था 1938 में। दोस्तों ये रहा आज का, इतना ही आज प्रश्न। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए, और टेलीग्राम के लिए इतिहास की दुनिया 99 को सर्च कीजिए।